हमारे साथ अब ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा हैं, उनसे बात करते हैं। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं। इस नववर्ष में आपसे हमारी ये पहली कॉन्वर्सेशन है, तो आपके लिए ये नववर्ष शुभ रहे और काफ़ी हेल्दी रहे और प्रॉस्परस रहे। आपके और आपको दर्शकों भी विक्रम संवत 2082 का ऑल द बेस्ट विशेस। चलिए, थैंक यू। अच्छा, अब मैं शुरुआत करता हूं जो मैंने अभी बात की, हिंदुस्तान यूनिलीवर करीब करीब स्टॉक 4% नीचे इस समय। कल नंबर्स आए, इनकी कमेंट्री थी कि अब थोड़ा सा तो डिसरप्शन हुआ वो जीएसटी की वजह से, लेकिन अदरवाइज वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह को लेकर भी नंबर थोड़े से एनीमिक ही थे। क्या एफएमसीजी एज अ पैक इस समय अपॉर्चुनिटी दे रहा है, या फिर कल के लीवर के नंबर से थोड़ा सा एक वार्निंग साइन है कि थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है यहाँ पर? देखिए, एफएमसीजी सेक्टर जो है, स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इन जनरल ये जो सेक्टर है वो एक, मैं कहूँगा, मैच्योर सेक्टर हो चुका है, जिसमें जो की कैटेगरीज हैं, जो मास कंजम्पशन की आइटम्स हैं, लो टिकट आइटम्स हैं, वो काफ़ी हद तक पेनिट्रेशन हो चुकी है, सैचुरेशन हो चुकी है, अर्बन लेवल्स पे भी और रूरल लेवल्स पे भी। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये कैटेगरी में, वो कम से कम होते जा रहा है। इन द सेंस मुझे नहीं लगता कि 3-4-5% से ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ ये सेक्टर में पॉसिबल है, क्योंकि आप टूथपेस्ट या साबुन देखें, डिटर्जेंट्स देखें, काफ़ी सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जो मोर और लेस मैच्योर हो चुकी है, पेनिट्रेशन ज़्यादा है, जितनी यूजेज करनी है उतनी कर चुकी है। वैसे लोग बोलते हैं कि टूथपेस्ट कंपनीज फॉर एग्जांपल 1 टाइम ब्रशिंग से 2 टाइम्स ब्रशिंग की ओर जा रहे थे, लॉन्ग स्ट्रेटेजिक, बट ये सब करने के बाद हमने देखा है पिछले 10 साल से मैं देखूं तो वॉल्यूम ग्रोथ इतनी नहीं आ रही है। जो भी ग्रोथ आ रही थी वैल्यू ग्रोथ से आ रही थी, प्राइसिंग पावर से आ रही है। तो मुझे लगता है ये सेक्टर जो है वो कॉम्पिटिटिव हो चुका है, और स्टॉक स्पेसिफिक ऐसी छोटी कंपनीज हैं, मिड साइज कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट इनोवेशन से काम कर रही हैं, काफ़ी सारी अनलिस्टेड स्पेस में भी है, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा मार्केट शेयर गेन कर रही हैं। एक मैंने आर्टिकल ये भी पढ़ा कि एफएमसीजी कैटेगरी अगर हम देखें लिस्टेड कंपनीज की दृष्टि से तो इतना ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन इंक्रीमेंटल ग्रोथ काफ़ी D2C ब्रांड से भी आ रही है। तो एक और कैटेगरी मैच्योर हो चुकी है, दूसरी ओर जो D2C ब्रांड्स हैं, प्राइवेट ब्रांड्स हैं, नई ब्रांड्स हैं, वो भी काफ़ी इम्पैक्ट कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से दो तरह से स्क्वीज़ हो रहा है। वैल्यूएशंस इतने अट्रैक्टिव नहीं है, तो अगर आप हमारा पोर्टफोलियो देखें पिछले 2 साल का, जब से हमने स्टार्ट किया है, हम स्ट्रक्चरली अंडरवेट रहे हैं एफएमसीजी में, और मुझे लगता है यही स्टांस हमारा रहेगा। ओके, स्ट्रक्चरली अंडरवेट रहे हैं, एक मैच्योर सेक्टर, और आपको लग रहा है कि भी वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर थोड़ी सी कमी रहने वाली, जीएसटी कट से भी उसमें इम्पैक्ट नहीं आने वाला आपके साथ? बिकॉज वो तो पास करना ही पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट काफ़ी हाँ, नहीं, लेकिन उससे वॉल्यूम अपटिक नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता है। दूसरी पॉकेट जिसने जीएसटी कट के बाद काफ़ी शानदार मूव्स दिखाए वो ऑटोज थे, स्पेसिफिकली टू व्हीलर्स। यहाँ पर क्या डिफरेंट व्यू है आपका? आपको लग रहा है यहाँ पर मौके हैं अभी भी, या स्टॉक्स ऑलरेडी काफ़ी चल चुके हैं यहाँ पर? ऑटो में एफएमसी से उल्टी सिचुएशन है। ओके, एफएमसी जैसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन काफ़ी हो चुकी है। ऑटो खास करके जो कार्स हैं, एसयूवीज हैं, वो सेगमेंट जो है प्रीमियम सेगमेंट, उसमें पेनिट्रेशन अभी भी कम है। दूसरी बात यह है कि अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया की मिडिल क्लास बढ़ रही है, इनकम लेवल्स बढ़ रही हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रही है, तो ऑटो जो है डिस्क्रिशनरी में जो आता है उसकी वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। बट हम अगर 5 साल का हिस्ट्री देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी लो सिंगल डिजिट में रही है। तो ये कैटेगरी जो है मेरे ख्याल से इज गोइंग टू एक्सप्लोड, क्योंकि अगर हम प्रोस्पेरिटी की बात करेंगे तो कार्स और बाइक्स के बिना काम नहीं होगा। दूसरी बात हमने ये देखा कि ये कैटेगरी का एक जो हेडविंड था कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे नए नॉर्म्स बढ़ाए थे, एमिशन नॉर्म्स, ब्रेकिंग नॉर्म्स, सेफ्टी नॉर्म्स, उसकी वजह से जो है वो प्राइसिंग बहुत बढ़ गया था बाइक का। ऑलमोस्ट 20 to 40% बाइक का प्राइस अगर आप देखें तो पिछले 5-7 साल में बढ़ा था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यू नॉर्म्स। ये जीएसटी कट जो हुआ है उसकी वजह से जो एक शॉक लगा था प्राइसिंग का, वो अंडू हुआ है, और मेरे ख्याल से उसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ अनलीश होगी। वैसे एक हमने झटका तो देखा ही है, बहुत अच्छी रिस्पांस आई है दिवाली सीजन में आफ्टर द जीएसटी कट्स, बट मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ द कट्स एक स्ट्रक्चरल वॉल्यूम ग्रोथ स्टोरी बन सकती है, कार्स में भी और टू व्हीलर्स में भी। पीरू? मिहिर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बैंक्स पे आपका टेक इन, स्पेशली इस डिफरेंट अंदाज पे। आई मीन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक चले लेकिन डिलीवर नहीं कर पाया। इस बार बाइंग एफर्ट्स मिड कैप में विजिबल हैं, स्पेशली दिस आरबीएल और फिर फेडरल की डील के बाद
ऐसा लग रहा है कि मतलब इंस्टीट्यूशंस भी जो है वो वैल्यू खोज रहे हैं मिड कैप बैंकिंग में, डोमिनेट किया है पीएसयू बैंकिंग ने भी। आपका टेक बैंकिंग के इस डिफरेंट थोड़े से बिहेवियर पर और मिड कैप्स में आपका बैंक्स पर टेक क्या है इस वक्त? मुझे लगता है बैंक इज़ द मिसिंग पीस ऑफ द मार्केट पजल, क्योंकि जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस है, खास करके पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उसकी जो बड़े बड़े इंडाइसिस है, ब्रॉड इंडाइसिस है, निफ्टी 500 या निफ्टी 100 या निफ्टी 50 देखें, उसमें वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि सेकंड हाफ ऑफ द इकोनॉमी बेटर रहेगा, रिकवरी देख रहे हैं कंजम्पशन की, इन्वेस्टमेंट्स की, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स की भी, तो मुझे नहीं लगता ये बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ के बिना हो पाएगा। और अभी तक हमने देखा है कि बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी वीक रही है। तो बैंक में एक ऐसी सिचुएशन है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं, एनपीएज कैपिटल एडिक्वेसी बहुत अच्छी तरह से मैनेज किए हुए हैं, लास्ट 4-5 साल में काफ़ी क्लीन अप हुई है, लेवरेज कम है, और एक मिसिंग पीस है सिर्फ क्रेडिट ग्रोथ और मार्जिन्स का। मार्जिन्स हमने देखा है कि जब आरबीआई रेट कट करती है, जैसे पिछले 6 महीने में किया है, तो एक इनिशियल जो होता है वो थोड़ी प्रेशर आती है, क्योंकि बैंक्स की जो लोन्स होती है उसकी रिप्राइसिंग तुरंत हो जाती है, उसकी रेट घटती है, लेकिन डिपॉजिट की रिप्राइसिंग थोड़ी देर से होती है, वो अब होगी। तो मेरे ख्याल से एक आध क्वार्टर और है जहाँ पे मार्जिन का थोड़ा प्रेशर दिखेगा, बट ये स्ट्रक्चरल इशू नहीं है, ये एक सिक्लिकल इशू है। मेरे ख्याल से मार्केट इसको लुक थ्रू कर देगी। तो अगर मार्जिन्स की इशू नहीं है तो ओनली इशू रिमेन्स इज दैट ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, और हम कह रहे हैं कि सेकंड हाफ बेटर रहेगा, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी अच्छा करेगा, रियल एस्टेट भी अच्छा करेगा, अच्छा गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो वैसे भी हो रही है। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग जो है ग्रोथ एंड वैल्यूएशन की इक्वेशन में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है। मैं कहूँगा प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों इक्वली अट्रैक्टिव है। अभी तक क्या हुआ था, फाइनेंशियल सर्विस की जो बास्केट है उसमें जो मैं कहूँगा हैवी लिफ्टिंग करी थी एनबीएफसीज ने और कैपिटल मार्केट वाले प्लेज में, ये तो अपना परफॉर्मेंस दिखाते रहेंगे, बट बैंक्स ऑल्सो नाउ विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, दैट इज अवर होप। अच्छा मेहर जी, आप रियल स्टेट को लेकर थोड़ा चिंतित नहीं है क्या? मैं रियल स्टेट में मैं इनफैक्ट एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि लो कॉस्ट हाउसिंग का और मिड इनकम वर्ग जिस हाउसिंग पे फोकस करता है उसका जो शेयर है वो लगातार घट रहा है। सारी कंपनियां प्रीमियम प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रही हैं, सिर्फ प्रीमियम्स के आधार पर सिर्फ अगर आप प्रीमियम में ही ग्रोथ करेंगे तो क्या वॉल्यूम गेम आप डिलीवर कर पाएंगे? आपको ये थोड़ा सा इस प्राइसिंग पर डिमांड कम हो रही है, स्पेशली अगर आप दिल्ली एनसीआर की मार्केट को देखें, थोड़ी सी डिग्रोथ भी रही है, यहाँ पे डिमांड थोड़ी सी कम हुई है, मेरे ख्याल से 12-15% का टिक था वो। आप थोड़े चिंतित हैं रियल एस्टेट को लेकर? रियल एस्टेट में मेरे ख्याल से सिक्लिकल स्लोडाउन हो सकता है, क्योंकि आपने जैसे कहा प्राइसेस घटे हैं, लेकिन बहुत बढ़ने के बाद थोड़े करेक्शन या तो कंसोलिडेशन हो रहे हैं। तो मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी का तो अभी भी कोई इशू है नहीं मेरे ख्याल से। स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक मार्केट अच्छा रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होते रहेगा, तो प्रीमियम प्रॉपर्टी जो है वो तो डेफिनेटली बिकेंगी। प्राइस शायद ओवरशॉट हो चुका है तो कंसोलिडेट होने की ज़रूरत है, बट मुझे जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं जो टिपिकली प्रीमियम लेवल्स में, प्रीमियम सेगमेंट्स में फोकस कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा कोई इशू लग नहीं रहा। प्लस जो लिस्टेड वाले जो प्लेयर्स हैं वो डिवर्सिफाई भी कर रहे हैं, थोड़ी आरईआईटी वाली या तो रेगुलर इनकम वाली एसेट्स भी बना रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी वगैरह भी जा रहे हैं, तो एक लिस्टेड कंपनीज एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी बना रही है। जो लो कॉस्ट हाउसिंग वाले सेगमेंट है वो शायद आईटी स्लोडाउन या तो उस तरह की जो इम्पैक्ट होती है वहाँ पे उसकी वजह से फ्रॉम टाइम टू टाइम एक स्लोडाउन दिखा सकती है। बट अगेन वहाँ पे मैं एक ब्रॉड इकोनॉमिक व्यू नहीं लूँगा, क्योंकि ये सेगमेंट जो है काफ़ी अनऑर्गेनाइज भी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लिस्टेड लो कॉस्ट हाउसिंग प्लेयर्स है वहाँ वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, क्योंकि अगर हम जीडीपी के नंबर्स देखें तो हाउस होल्ड फिजिकल एसेट क्रिएशन तो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, FY 23-24 में, FY 24-25 में भी। और हाउस होल्ड जो एसेट क्रिएशन होता है वो टिपिकली रेसिडेंशियल हाउसिंग का ही पार्ट होता है। तो मुझे नहीं लगता कि रेसिडेंशियल हाउसिंग में ऐसी कोई स्लोडाउन है। सेगमेंट बाय सेगमेंट मेरे ख्याल से जो प्लस माइनस है वो हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। लो कॉस्ट हाउसिंग में लिस्टेड प्लेयर्स को मुझे नहीं लगता इतना प्रॉब्लम होना चाहिए। ओके बिल्कुल। अच्छा बैंकों की बात हो गई, अब मैं आपसे एक और टॉपिक की बात करना चाहूँगा। कल इन्फोसिस का शेयर चला, बायबैक में प्रोमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करें। अगेन स्टॉक स्पेसिफिक खैर आप चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन लार्ज कैप आईटी को आप अप्रोच कैसे करेंगे? क्योंकि टीसीएस के नंबर्स आए, उन्होंने कहा कि हम एआई में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, लेकिन मार्केट बिल्कुल कन्विंस नहीं था।
इन्फोसिस का इतना बड़ा बायबैक अनाउंस हुआ, फिर भी मार्केट कन्विंस था, कल स्टॉक्स चले क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप की शायद स्टेटमेंट का थोड़ा सा पॉजिटिव रब ऑफ रहा हो, लेकिन लार्ज कैप आईटी ने लार्जली काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। क्या ये साल थोड़ा सा टर्न अराउंड का साल रह सकता है? मुझे नहीं लगता है कि लार्ज कैप आईटी से जो करंट बिजनेस मॉडल है उसके बेसिस पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है एज फार एज ग्रोथ इज कंसर्न, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी सालों से ये सिंगल डिजिट ग्रोथ पे चल रही हैं। कोविड के 2-3 साल थे वहाँ पे बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्पेंडिंग एक अच्छी स्पर्ट निकली थी 2-2.5 साल की, लेकिन वी हैव कम बैक टू सिंगल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ है। तो मुझे लगता है कि जो सिंपल एप्लीकेशन सर्विसेज डिलीवरी वाले जो मॉडल हैं उसमें दो तरह के हेडविंड्स है। एक तो ये मॉडल कमोडिटाइज मॉडल है, तो उसमें कोई प्राइसिंग पावर तो होती नहीं है, ये वॉल्यूम गेम बनते जा रहा है। प्लस जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने खुद के जीसीसीज ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर्स खोल रहे हैं। तो एक तो जो बड़ी कंपनीज हैं वो इतने स्केल कर चुकी हैं कि वो अपना खुद का काम कर रहे हैं, खुद के सेंटर्स बना रहे हैं, और दूसरा जो बिजनेस है वो कमोडिटाइज बिजनेस है। तो अनलेस हम कोई प्रोडक्ट इनोवेशन या R&D में ज़्यादा स्पेंड करके नॉन लीनियर ग्रोथ की ओर जाएंगे, ये जो हार्डकोर कोडिंग वाला जो बिजनेस है, हम कहते हैं कंसल्टेंसी करते हैं वगैरह, लेकिन मार्जिन में दिखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है, यू नो। तो मेरे ख्याल से ये लार्ज कंपनीज जो हैं वो मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट ग्रोथ है, और मुझे नहीं लगता कि इंडियन स्टॉक मार्केट में दिस विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट। हाँ, आईटी कंपनीज में मिड कैप कंपनीज हैं, मिड कैप अच्छा करेंगे वो अच्छा करेंगी, बट वहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक, वहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक, वहाँ प्रमोटर मैनेजमेट की जो फायर इन द बेली वगैरह है वो उसमें जिन्होंने आउट परफॉर्म किया, आपको लग रहा है लार्जली वही आउट परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक तो सर्टन निश सेगमेंट्स में अच्छी ग्रिप है, और प्लस उनकी जो मोटिवेशन वगैरह है वो अभी भी बरकरार है इन टर्म्स ऑफ हायर ग्रोथ। तो इस समय फिर आपका इस समय पॉजिटिव व्यू कहाँ पर है? कौन सी थीम आप इस साल बैक कर रहे हैं? एक तो हम हमेशा फिजिकल एसेट क्रिएशन में थीम में पॉजिटिव रहते हैं, उसमें कैपिटल गुड्स आ जाता है, पावर T&D, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है। मुझे लगता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट लिंक सेगमेंट्स में अभी भी मोमेंटम रहेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जब तक बहुत अच्छी तरह से मोमेंटम नहीं दिखाएगा, गवर्नमेंट सपोर्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, और करती रहेगी मेरे ख्याल से। और ये साल भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग अच्छी पिकअप हो रही है। तो फिजिकल एसेट क्रिएशन इंक्लूडिंग रियल एस्टेट में हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। दूसरी जो कंजम्पशन की थीम है उसमें हमने वेटेज बढ़ाया है, क्योंकि अगेन बहुत क्लियर फोकस है गवर्नमेंट का कि जब तक इन्वेस्टमेंट साइकिल नहीं आता तो हमें कंजम्पशन से स्टिमुलेट करके इकोनॉमी को बढ़ाना है। तो ये एक सेगमेंट में हमने एक्सपोजर बढ़ाया है। हमने फार्मास्यूटिकल्स में टिपिकली बॉटम अप जो CDMO सेगमेंट्स है वहाँ पे हमारा व्यू अच्छा रहता है, एंड प्लस देयर आर अदर थीम्स लाइक डेटा सेंटर एक्सेट्रा, जहाँ पे हम हाई ग्रोथ सेगमेंट्स देखते हैं, और वहाँ पे हम इन्वेस्ट किया है। महेश जी, ये न्यू एज स्टॉक्स की जो कैटेगरी थी जिसमें बहुत सारे हमारे पास स्टॉक्स थे और डिफरेंट सेगमेंट्स से, आप लुक एट इटरनल, स्विगी, क्विक कॉमर्स के, हमारे कुछ लॉजिस्टिक्स स्पेस के स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया, फॉर इंस्टेंस डिलीवरी। अभी इस सेगमेंट में कोई खास बास्केट जिस पर आप बुलिश हो, स्पेशली क्योंकि लॉजिस्टिक्स में तो कुछ प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस भी थे जो कि शायद अच्छी डिमांड के बाद लिए गए। आपका टेक क्या बन रहा है, मतलब कौन सी बास्केट्स आप प्रेफर कर रहे हैं इस वक्त? ये जो न्यू एज कंपनीज हैं उसमें हम स्टॉक बाय स्टॉक देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऐसी कोई सेगमेंट नहीं है या सेगमेंट नहीं है। चलो डिलीवरी है तो 2 या 3 स्टॉक्स है उसमें, लॉजिस्टिक्स में जैसे कहा 1-2 स्टॉक्स हैं, बट ये जो है काफ़ी डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। देर आर सम D2C कंपनीज जो कॉस्मेटिक्स वगैरह ऑनलाइन सेल करती हैं, काफ़ी वेरी बिजनेस मॉडल्स है, और जो उनकी एड्रेसेबल मार्केट्स है, टैम जैसे बोलते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, उनके जो सेगमेंट्स हैं वो अलग है, बिजनेस मॉडल्स अलग हैं। तो एक मैं ब्रॉड ब्रश स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा। हाँ, एक कॉमन थीम यही है कि ये बिजनेस मॉडल्स डिसरप्टिव हैं, ये बिजनेस मॉडल्स नए हैं, और ये बिजनेस मॉडल्स ट्वीक भी ऐसे हो रहे हैं कि उनकी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो एडजेसेंट कैटेगरीज को इंक्लूड कर करके बढ़ती जा रही है। तो हम स्टॉक स्पेसिफिक देखते हैं कि भाई ये कंपनी की मैनेजमेंट और प्रमोटर जो करंट उनकी जो सेगमेंट्स है उसमें स्केल अप कर पा रहे हैं, उसमें डोमिनेंस कर पा रहे हैं कि नहीं, एंड प्लस उनके पास ऐसी सिनर्जीज या विजन है कि ये जो ग्रोथ रेट कंटिन्यू करते रहे। तो क्योंकि हमने ये देखा है कि एक बार एक कंपनी की एक कस्टमर बेस बन जाती है तो वो कस्टमर बेस को आप और काफ़ी सारी चीज़ें भी सेल या क्रॉस सेल कर सकते हो, और जो मैनेजमेंट्स ने एडजेसेंट कैटेगरीज या
कस्टमर बेस को माइनिंग में अच्छा काम किया है, वो मैनेजमेंट में अच्छा किया है, चाहे वो कंज्यूमर D2C में हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स में हो, चाहे वो फिनेंशियल सर्विसेज में हो, जैसे हमने देखा था 2-3 अच्छी ऑनलाइन कंपनीज फिनेंशियल सर्विसेज में भी है। तो इस बेसिक क्वेश्चन कि आप जो नेटवर्क इफेक्ट्स है कैसी मोड क्रिएट कर सकते हो अपने आप के लिए, और फिर वो एक बार कस्टमर बेस आ जाता है तो उसको कैसे माइन कर सकते हो, तो जो मैनेजमेंट की जो विजन हमें दिखती है वो स्टॉक स्पेसिफिक हम जाते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में कहूँगा 4 या 5 स्टॉक्स हैं टोटली इन डिफरेंट कैटेगरीज, ये थीम इन द न्यू एज कंपनीज। ऑल राइट, चलिए पीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको इस नए साल के लिए।